हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, सो आगे 62 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम द मेंबर ऑफ एन एलएलपी। देखो, जो एलएलपी के मेंबर्स होते हैं ना, वो रेजिडेंट इंडियंस हो सकते हैं, यानी ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं, ये पार्टनर्स एलएलपी में बन सकती हैं। कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, बोथ डोमेस्टिक यानी और फॉरेन कंपनीज भी आपकी एलएलपी मेंबर्स हो सकती है। देखो, एलएलपी खुद अपने आप को अपना मेंबर नहीं बना सकती, यानी एलएलपी अपना ही मेंबर नहीं हो सकती। और जो कॉरपोरेशन सोल है वो एक सिंगल मेंबर कंपनी स्ट्रक्चर होता है जो एलएलपीज में अलाउड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 ए सी डी इसका करेक्ट आंसर, रेजिडेंट इंडियंस, कॉरपोरेशन सोल और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। और बेसिकली जो आपका कॉरपोरेशन सोल भी है ना, इसका भी आप ना इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। एज पर दिस क्वेश्चन हम इसे एलएलबी पे इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 63rd क्वेश्चन पे, ट्रेडमार्क की कैटेगरी। दी ट्रेडमार्क्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। देखो, जो ट्रेडमार्क की कैटेगरीज हैं उनमें जेनरिक यानी वो नेम्स जो डायरेक्टली डिस्क्राइब करते हैं प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल एस्प्रिन, यानी ये एलिजिबल नहीं है ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए। डिस्क्रिप्टिव यानी जो प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करेंगे, जैसे लाइक इंस्टेंट कॉफ़ी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर ये इनमें डिस्टिंक्टिवनेस है। इन्वेंटेड, ये क्रिएटेड वर्ड्स हैं जिनका इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता, लाइक फॉर एग्जांपल कोडेक, जनरली ये स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क्स है। सो ऑप्शन नंबर 4 सी ए ई इसका करेक्ट आंसर है। देखो, जो नॉर्मेटिव और एक्सप्लेनेटरी है ये कोई स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क कैटेगरीज है ही नहीं। आगे 64th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीम्ड टू बी डिविडेंड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो, इनकम टैक्स एक्ट कंसीडर करता है जिन चीज़ों को एज डिविडेंड, उनमें सबसे पहले आता है पेमेंट ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। देखो, जब आप कैपिटल को रिटर्न करते हो शेयर होल्डर्स को, उसको भी डिविडेंड माना जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स, जब आपने डिबेंचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर होल्डर्स को, उसको भी आप एज अ डिविडेंड ट्रीट करोगे। लोन टू शेयर होल्डर्स बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, देखो जो लोन्स आप कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स को दे रहे हो उनको आप डीम्ड डिविडेंड मानोगे ताकि उनका मिसयूज को प्रिवेंट किया जा सके। अब जो पेमेंट है बायबैक पे, वो डिविडेंड नहीं मानी जाती। और जो ऑर्डिनरी कोर्स लोन्स है वो भी डिफरेंट है, उनको भी डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता। सो ऑप्शन नंबर 2 बी सी ई इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्लब्ड इनटू इनकम ऑफ मिस्टर क्यू हुज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इज 85,000। देखो, जो इनकम क्लब जब की जाएगी मिस्टर क्यू की इनकम के साथ, उसमें सबसे पहले आएगा माइनर सन्स इंटरेस्ट इनकम। देखो, जो इंटरेस्ट माइनर चाइल्ड को गिफ्टेड मनी पे मिलता है वो पेरेंट की इनकम के साथ क्लब होता है। माइनर डॉटर स्पोर्ट्स अर्निंग, जो इनकम माइनर चाइल्ड प्रोफेशन से उसको होती है उसको पेरेंट के इनकम के साथ क्लब किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो, जो इनकम है मिसिस क्यू के प्रोफेशन की और जो सैलरी है वो सेपरेट इनकम्स है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो माइनर किया वो उसको पेरेंटल इनकम के साथ आप नहीं क्लब कर सकते। सो ऑप्शन नंबर 3 सी डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है 66 क्वेश्चन में, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, नेचर दी हुई है बिजनेस एक्टिविटी की और एफडीआई परमिटेड अंडर दी ऑटोमेटिक रूट। देखो, जो एफडीआई रूल्स है वो स्पेसिफाई करते हैं परमिसेबल लेवल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अलग अलग सेक्टर्स में। जब आप ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर में जब आप ट्रेड करते हो तो इसमें ऑटोमेटिक रूल के अंदर 100% एफडीआई अलाउड है। जब आप मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग करते हो इसमें प्रोहिबिटेड है एफडीआई, यानी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सैटेलाइट इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन में आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए जितनी आप, और इसमें जो परसेंटेज है एफडीआई की वो वेरी करती है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग यानी बाय पीएसयू, इसमें लिमिटेड एफडीआई अलाउड है, टिपिकल इसमें भी गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए और परसेंटेज वेरी करेगी। सो ऑप्शन नंबर 4 ए का 4th, बी का 2nd, सी का 1 और डी का 3rd इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 67th क्वेश्चन पे।
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको एक्टिविटी बेस्ड कंस्ट्रक्ट सेंटर्स दिए, कॉस्ट सेंटर्स दिए गए हैं और जो कॉस्ट इनकर की जाती है और अकाउंट की जाती है वो दी हुई है। देखो जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सेंटर्स है ये कैटेगराइज करता है कॉस्ट को कुछ एक्टिविटीज़ के बेसिस पे। यूनिट लेवल एक्टिविटी सेंटर, ये वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली हर एक यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसके साथ एसोसिएटेड है, लाइक आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। बैच लेवल एक्टिविटी सेंटर, ये वो कॉस्ट है जो एसोसिएटेड है जब आप सेटअप करते हो, रन करते हो प्रोडक्शन को बैचेस में। फॉर एग्जांपल मटेरियल हैंडलिंग लगा लो। प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी सेंटर में ये वो कॉस्ट है जो स्पेसिफिक है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन को लेके, लाइक प्रोडक्ट का डिज़ाइन, इंजीनियरिंग। फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी सेंटर, ये कॉस्ट जो आप इनकर कर रहे हो ओवरऑल फैसिलिटी के ऑपरेशन के लिए, लाइक उसका रेंट पे करना है, डेप्रिसिएशन। सो ऑप्शन नंबर 2 ए का सेकंड, बी का 4, सी का 3, डी का 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन लिस्ट है, टाइप्स ऑफ एक्ट दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन दी गई है। ध्यान से देखो जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है इन सभी अफेक्ट्स के द्वारा। जो वेबलन अफेक्ट है यानी जो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन है लग्जरी गुड्स की स्टेटस के लिए, आप गुड्स को कंज्यूम ही इसलिए करते हो लग्जरियस गुड्स को क्योंकि आपको स्टेटस चाहिए, डैट इज वेबलन अफेक्ट। स्नॉब अफेक्ट क्या कहता है, आपके को डिजायर है एक्सक्लूसिव गुड्स की ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ अपने आप को दूसरों से, ठीक है। बैंड वैगन इफेक्ट, आपकी डिमांड इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि आप पे सोशल प्रेशर है कि आपने इस चीज़ को कंफर्म करना है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, शिफ्ट करना है आपने चीपर अल्टरनेटिव्स पे जब उसका प्राइस फॉल होगा। देखो जो आपका स्नॉब इफेक्ट है बेसिकली इसमें जो आपकी डिज़ायर एक्सक्लूसिव गुड्स की अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी होती है जो इम्प्लाई करती है कि बहुत कम बंदे गुड्स को वांट कर रहे हैं। और जो आपका बैंड वैगन इफेक्ट है सोशल प्रेशर के कारण जो आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, यानी ये एक पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी है जो इम्प्लाई करती है पीपल को गुड चाहिए अगर दूसरों के पास वो होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 69th पे चलते हैं, बॉन्ड रेट और रिस्क और उसकी डिस्क्रिप्शन। देखो जो बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक्स है जो रिस्क के साथ लिंक्ड है, कूपन रेट यानी ये वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है जो बॉन्ड के ऊपर और मेंशन्ड होता है, स्टेटेड होता है। यील्ड टू मैच्योरिटी यानी जो आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रही है, यानी आप कूपन पेमेंट्स को और बॉन्ड प्राइस को मैच्योरिटी के टाइम पे जो होगा उसको कंसीडर कर रहे हो, यानी ये रिफ्लेक्ट करता है करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट को। इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये वो रिस्क है बॉन्ड प्राइस पे जब बॉन्ड का प्राइस डिक्लाइन होगा और व्हेन मार्केट इंटरेस्ट रेट राइज। जब आप नए बॉन्ड्स को हायर इंटरेस्ट रेट के साथ आएंगे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव होंगे। करंट यील्ड, ये एनुअल कूपन पेमेंट डिविडेंड है बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर 2 ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 इसका करेक्ट आंसर है। 70th क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 लिस्ट दी हुई है, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफायर्स और रिसर्च डिजाइन। मैच करके बताना है आपको। रिसर्च डिज़ाइन की जो चॉइसेस हैं देखो वो डिपेंड करते हैं रिसर्च के गोल्स क्या हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जो पर्पस है स्टडी का ये डिफाइन करता है ओवरऑल रिसर्च ऑब्जेक्टिव, आपने क्या एक्सप्लोर करना है, क्या डिस्क्राइब करना है, क्या टेस्ट करना है। जो टॉपिकल स्कोप ऑफ स्टडी है, टिपिकल येलो टिपिकल होगा, ये टाइपो है। आइडेंटिफाई करना है आपने स्पेसिफिक रिसर्च का एरिया और टॉपिक। द डिग्री टू विच द रिसर्च क्वेश्चन हैज़ बीन क्रिस्टलाइज्ड, इसका मतलब है आपको क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी चाहिए रिसर्च क्वेश्चन को लेके। टाइम डायमेंशन स्पेसिफाई करता है टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है डाटा कलेक्शन के लिए, यानी आपका डाटा क्रॉस सेक्शनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट थिंकर्स दिए गए हैं, अप्रोच डायमेंशंस मैच करके बताओ। देखो जो पायोनियरिंग यानी जो मेन हमारे मैनेजमेंट थिंकर्स हैं उन्होंने ना कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क्स को डेवलप किया था। जो कर्ट ल्यूइन था इसने फोर्स फील्ड एनालिसिस दिए थे जिसमें अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग यानी ये स्टेजेस थी चेंज मैनेजमेंट की। फ्रेड ई फिल्डर ने कॉन्टिंजेंसी थ्योरी दी थी। कॉन्टिंजेंसी थ्योरी लीडर मेंबर रिलेशन थे, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर, ये वो सारे फैक्टर है जो लीडरशिप की इफेक्टिवनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं।
हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, ये सारे क्लासिकल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। डेविड सी मैकक्लेलैंड ने थ्योरी ऑफ नीड्स यानी नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट, मोटिवेशनल नीड्स दी थी। सो ऑप्शन नंबर 2 ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 इसका करेक्ट आंसर है। 72 पे चलते हैं, एसेट की क्लासेस और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। देखो जो एसेट क्लासेस हैं वो कैटेगराइज करती हैं इन्वेस्टमेंट को जिनकी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो एसेट क्लास ए है यानी ये अल्टरनेट एसेट्स हैं, जैसे आपके रियल एसेट, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स। एसेट क्लास बी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स हैं जो सेफ हैं, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं। एसेट क्लास ई में इक्विटी शेयर्स हैं यानी ये वो स्टॉक है जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं। एसेट क्लास जी ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं जिनमें हाई क्रेडिट रेटिंग है यानी ये रिलेटिवली रिस्की हैं इक्विटी के कंपैरिजन में। ऑप्शन नंबर 4 ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स टारगेटिंग के दिए गए हैं, डेफिनेशंस दी गई हैं। देखो जो टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं उसमें आप डिफाइन करते हो, रीच करते हो अपनी टारगेट मार्केट को। टारगेट अट्रैक्टिवनेस यानी आपकी मार्केट जो सेगमेंट है उसमें कितना पोटेंशियल है कि वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगी। टारगेट कंपैटिबिलिटी, अलाइनमेंट क्या है मार्केट सेगमेंट और कंपनी की कैपेबिलिटीज के बीच में। टेक्टिकल टारगेटिंग, आपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल्स को किस तरीके से सिलेक्ट करना है ताकि आप अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच पाओ। स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग, आइडेंटिफाई करो ब्रॉड मार्केट सेगमेंट्स को और सर्व करो उनमें। सो ऑप्शन नंबर 2 ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स दिए गए हैं, रेमेडीज दी गई हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच हो जाते हैं उसमें ना आपको बहुत अलग अलग टाइप की रेमेडीज मिलती हैं। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, आप सूट कर सकते हो इंजेक्शन, स्यू कर सकते हो इंजेक्शन के लिए ताकि प्रिवेंट किया जा सके दूसरे बंदे को किसी और के साथ मैरिज करने से। पार्ट परफॉर्मेंस, स्यू कर सकते हो क्वांटम बैरियर के लिए ताकि आप रिकवर कर पाओ जितनी फेयर वैल्यू काम की हो चुकी है। एब्सॉल्वेशन फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशन, रिजीजन जब कॉन्ट्रैक्ट की होगी उसको कैंसिल किया जा सकता है एग्रीमेंट को। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ नेगेटिव टर्म्स, स्यू कर सकते हो इंजेक्शन के लिए ताकि इन्फोर्स किया जाए प्रॉमिस नॉट टू डू समथिंग, यानी ये एक विंडिक्टिव डैमेजेस हैं जो रेमेडी नहीं है एग्जैक्ट ब्रीच के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एसेट्स ट्रांसफर्ड और एग्जम्पशंस। देखो कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के जो आपको एग्जम्पशंस ऑफर करते हैं कैपिटल गेन्स पे फ्रॉम एसेट सेल्स। जो एग्रीकल्चर लैंड है ये इसकी एग्जम्पशन आपको सेक्शन 54B के तहत मिलती है। रेजिडेंशियल हाउस की एग्जम्पशन सेक्शन 54 के तहत मिलती है। लैंड और बिल्डिंग और बोथ इसकी एग्जम्पशन आपको सेक्शन 54, मतलब इसमें एक कंडीशन है आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी नए हाउस में तब मिलेगी। लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल की इसको आपको 54EC यानी इसमें भी आपको नए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3 ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द फॉलोइंग राउंड्स फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस अंडर गैट एंड WTO इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो हिस्टोरिकल ऑर्डर है ट्रेड नेगोशिएशन राउंड्स का, सबसे पहले NSE राउंड 1949 में ये 3rd राउंड था नेगोशिएशंस का। टर्क्वायर राउंड 1950 से 1951 में ये 4th राउंड था नेगोशिएशंस का। कैनेडी राउंड 1964 से 67 6th राउंड था नेगोशिएशंस का। टोक्यो राउंड 1973 टू 1979 7th राउंड था नेगोशिएशंस का। दोहा राउंड 2001 से लेके अभी प्रेजेंट तक ये लेटेस्ट राउंड है नेगोशिएशंस का। सो CDAEB ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 77th क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स इन इंडिया। देखो जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है जिसमें स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, सबसे पहले अपॉइंटमेंट होती है इंटरमीडिएट से, जो मर्चेंट बैंकर और सिंडिकेट मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बनता है, एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाता है सेबी के साथ अप्रूवल के लिए। बुक बिल्डिंग होती है यानी जो बुक रनर्स हैं वो जनरेट करते हैं डिमांड को और मैनेज करते हैं ऑर्डर बुक को। प्राइस डिस्कवरी, इशू प्राइस डिटरमाइन किया जाता है डिमांड के बेसिस पे। लास्ट में अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग, शेयर्स को अलॉट कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स को और वो लिस्ट करवाया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। ऑप्शन नंबर 1 CDBAE इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं,
अरेंज दी फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस विद रिगार्ड टू प्राइस लीडरशिप सस्टेनेबिलिटी। देखो जो प्राइस लीडरशिप है आप उसको सस्टेन कर सकते हो अगर ये कंडीशंस होल्ड ऑन करेंगी। डोमिनेंट फर्म्स प्राइस सेट करेगी। देखो जो डोमिनेंट फर्म है वो सेट करेगी प्राइस ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। स्मॉल फर्म्स उसको फॉलो करती हैं। स्मॉलर फर्म्स एक्सेप्ट करेंगी प्राइस जो लीडर ने प्राइस चेकर ने सेट किया है, यानी स्मॉल फर्म्स प्राइस चेक कर रहे हैं। डोमिनेंट फर्म फिल करेगी गैप को, यानी डोमिनेंट फर्म एक्ट करेगी रेजिडुअल सप्लायर का एज अ रेजिडुअल सप्लायर ताकि एक्सेस डिमांड को पूरा किया जा सके। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्मॉल फर्म, जो स्मॉल फर्म्स हैं उनके पास बहुत लिमिटेड एबिलिटी है कि वो डेविएट कर सकती हैं सेट प्राइस से। सो ऑप्शन नंबर 4 CAEBD इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। सीक्वेंशली अरेंज द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स ऑफ इवॉल्विंग ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम टू द इकोनॉमीज। देखो जो एवोल्यूशन हुई है ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम की उसने इकोनॉमीज पे इम्पैक्ट डाला है। जो जिस ऑर्डर में डाला है, सबसे पहले इनिशियली लिमिटेड कैपिटल फ्लोज थे, यानी जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी वो ओपन थी, बट जो इमर्जिंग नेशन थी वो क्लोज थी। कैपिटल फ्लोस ड्राइव डेवलपमेंट, जैसे जैसे कैपिटल फ्लोस बढ़े उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल अप किया। ओपन इकोनॉमीज एक्सपैंड, जितनी ज़्यादा इकोनॉमीज ओपन हुई उतना ही वर्ल्ड ट्रेड फॉस्टर हुआ। प्रोटेक्शनिज्म एमर्जेस, इंक्रीज्ड कंपटीशन ने प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को बूस्टअप कर दिया, लीड किया। लिमिटेड ट्रेड विद कैपिटल फ्लो, ये कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है सिस्टम की। सो ऑप्शन नंबर 4 EBDAC इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 80th क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ अ वेल प्लान एक्सपेरिमेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। देखो जो एक वेल डिजाइन एक्सपेरिमेंट है वो एक लॉजिकल फ्लो को फॉलो करता है। चूज करो रिसर्च डिज़ाइन को, सिलेक्ट करो रिसर्च डिज़ाइन। अब जो इसके सिलेक्शन के बेसिस होंगे वो आपका रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस होगा। कंट्रोल एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, मिनिमाइज करो इन्फ्लुएंस इरेलीवेंट वेरिएबल्स की, जितना हो सकता है उतना मिनिमाइज करो कि इरेलीवेंट वेरिएबल पे कोई इन्फ्लुएंस ना पड़े। सिलेक्ट वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई करो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनको आपने टेस्ट करना है। स्पेसिफाई ट्रीटमेंट लेवल, डिफाइन करो डिफरेंट कंडीशंस और इंटरवेंशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। असाइन सब्जेक्ट्स एंड पायलट टेस्ट, रैंडमली असाइन करो सब्जेक्ट्स को, ग्रुप्स को, और ऑप्शनली पायलट टेस्ट को कंडक्ट करो। ऑप्शन नंबर 1 CDEAB इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप मेंबर्स बिहेवियर आउटकम्स इन अ सीक्वेंस एज पर द सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस। देखो जो ग्रुप डेवलपमेंट प्रोग्रेस होती है वो जो स्टेजेस फॉलो की जाती है उसमें सबसे पहले आती है फॉर्मिंग। इनिशियल एंजाइटी होगी, इंफॉर्मेशन गैदर करो हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, लाइक फीलिंग एगर एंशियस वगैरह वगैरह। स्टॉर्मिंग, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन अराइज होगा, अपसेट हो गए, डिप्रेस्ड हो गए डिसएग्रीमेंट्स के कारण। नॉर्मिंग, ग्रुप इस्टेब्लिश करेगा नॉर्म्स और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बनाई जाएगी, यानी इसमें कम डिससेटिस्फेक्शन होगी। परफॉर्मिंग, कोलैबोरेटिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, इंटरडिपेंडेंस बनाओ, यानी इन्वॉल्वमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेन चीज़ है। एडजॉर्निंग, ऑल्दो ये ऑप्शंस में नहीं गिवन है बट जो ग्रुप है वो डिसबैंड करेगा, ट्रांजिशंस होंगी नए फेज को। सो इसमें कहीं ना कहीं डिस फीलिंग या सेंस ऑफ लॉस हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 ADCEB इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग SBI स्पॉन्सर्ड RRBs इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस सिंस फॉर्मेशन। देखो जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है वो सजेस्ट करती है जो प्रोबेबल इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर है। तेलंगाना ग्रामीण बैंक 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था। राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक इंफॉर्मेशन अब इसके इस्टेब्लिशमेंट पे डेफिनेट तो नहीं है। अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक में ये 2019 में, मध्यांचल ग्रामीण ये भी 2019 में। ऑप्शन नंबर 3 BACED इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लेस द फॉलोइंग सर्विस डिफरेंशिएटर्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। देखो जो लॉजिकल सीक्वेंस है सर्विस डिलीवरी का, सबसे पहले होती है ईज ऑफ ऑर्डरिंग। जितना हो सकता है उतना ईजी करो कस्टमर के लिए कि वो ऑर्डर अच्छे से प्लेस कर पाए। स्पीड एंड टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, डिलीवर करो प्रोडक्ट को और सर्विस को प्रॉम्प्टली और रिलायबली। इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग, जितनी नेसेसरी सपोर्ट ज़रूरत है उतनी सर्विस और प्रोडक्ट के लिए प्रोवाइड करो। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, एड्रेस करो जितने भी इश्यूज अराइज हो रहे हैं। रिटर्न्स,
आपके पास आपकी एक क्लियर और कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2 EADBC इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशंस बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन द करेक्ट ऑर्डर। देखो जो CCI का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो जो ऑर्डर फॉलो करता है, सबसे पहले एक नोट इशू अ नोटिस फॉर शो कॉज टू पार्टीज, इनिशिएट करो इन्वेस्टिगेशन को बाय इन्फॉर्मिंग द इन्वॉल्व्ड पार्टीज, कॉल फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल, असाइन करो एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट द पार्टीज टू पब्लिश डिटेल, इंक्रीज करो ट्रांसपेरेंसी, आपको एक पब्लिक डिस्क्लोजर चाहिए, इनवाइट ऑब्जेक्शंस, अलाउ करो इंटरेस्टेड पार्टीज को कि वो आप अपने इनपुट्स अपने व्यू पॉइंट्स प्रोवाइड करें, कॉल फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जितना हो सकता है फर्दर डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है उनको कलेक्ट करो। ऑप्शन नंबर 2 EACBD इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग इन दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एप्लीकेबल TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। देखो जो TDS रेट्स हैं इंडिया में वो वेरी करते हैं, डिपेंड करता है नेचर की, क्या पेमेंट की नेचर है और रेसिपिडेंट का स्टेटस है। प्रोफेशनल्स और टेक्निकल सर्विसेज के लिए 10% TDS है, ये हाईएस्ट रेट है जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर बाय यूनिवर्सिटी 2% TDS, ऑफन ये जब आप कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट देते हो उस पर काटा जाता है। डिविडेंड 10% TDS, ये स्टैंडर्ड रेट है डिविडेंड का। रेंट बाय इंडिविजुअल्स 5% TDS, ये एप्लीकेबल है अगर आप सर्टेन एनुअल थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करते हो। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 30%, हाईएस्ट रेट है स्पेकुलेटिव इनकम पे। सो ऑप्शन नंबर 2 DEACB इसका करेक्ट आंसर होगा। 86 पे चलते हैं। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, असर्शन और रीजन। असर्शन क्या कहती है? अ प्रमोटर इनवेरिएबल इज द वन हु हैज बीन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। रीजन कहता है प्रमोटर इज वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म अ कंपनी विद रेफरेंस टू अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड हु टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स टू अकम्प्लिश दैट पर्पस। देखो जो असर्शन है वो ठीक नहीं है। देखो जो प्रमोटर्स हैं उनकी ऑफन लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन होती है, बट इसमें और भी सिंगल कंपनी फॉर्मेशन में काफ़ी बंदे इन्वॉल्व होते हैं। समवन एल्स कुड टेक ओवर द कंपनी आफ्टर इनिशियल फॉर्मेशन। जो रीज़न था वो ठीक था, यानी जो प्रमोटर है वो टेक कर सकता है इनिशिएटिव कंपनी को बनाने का। सो ऑप्शन नंबर 4 असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीज़न इज करेक्ट, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फिर दो स्टेटमेंट्स दिए। असर्शन क्या कह रही है? Persons with high self-esteem are less susceptible to influence, more confident of achieving goals, and more effective in social networking. Self-esteem manifests in several behaviors. Persons with high self-esteem tend to report fewer negative emotions than persons with lower self-esteem. Assertion और reason दोनों ठीक है। Reason correct explanation है assertion की, पहली ऑप्शन। देखो जो हाई सेल्फ एस्टीम होती है ना, इससे कॉन्फिडेंस भी बनता है, गोल अचीव भी होते हैं और आपकी जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी बड़ी इफेक्टिव हो जाती है। एडिशनली ये इससे बहुत कम नेगेटिव इमोशंस मैनिफेस्ट होते हैं। ट्रेजरी बिल्स का नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दी हुई है, द ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स दैट आर मार्केटेबल एंड हैव अ सेकेंडरी मार्केट आर इश्यूड टू पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है? एडहॉक ट्रेजरी बिल्स आर इशूड ओनली इन फेवर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी नोट्स अगेंस्ट देम। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक थी। देखो जो ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स हैं वो इंडीड इशू किए जाते हैं पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। जो एडहॉक ट्रेजरी बिल्स हैं ये सोली RBI को ही इशू किए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। फिर दो स्टेटमेंट असर्शन और रीजन। कंज्यूमर्स में प्रेफर टू चूज द चैनल्स बेस्ड ऑन देयर ओन शॉपिंग गोल्स एज वेल एज प्राइस, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट एंड कन्वीनियंस। रीजन, some consumers are willing to trade up to retailers offering higher end goods and trade down to discount retailers for private label। दोनों assertion और रीजन करेक्ट है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की। देखो एक कंज्यूमर चूज करते हैं शॉपिंग चैनल्स को, अब जो इसके चूजिंग के बेसिस है वो उनके गोल्स और प्रेफरेंसेस होती हैं, जैसे प्राइस क्या है, असॉर्टमेंट क्या है, कन्वीनियंस क्या है। ट्रेडिंग अप और ट्रेडिंग डाउन ये एग्जाम्पल्स है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फॉर अ गिवन सैम्पल साइज एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स टी टेस्ट ऑलवेज एक्सीड दैट ऑफ Z। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स टी टेस्ट इंक्रीजेज एज एन इंक्रीजेज। देखो जो इसमें स्टेटमेंट 1 है वो ठीक है, जो 2 है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है।
देखो जो स्टेटमेंट 1 है, देखो जब आपको एक गिवन सैंपल साइज है, एक सिग्निफिकेंस लेवल गिवन है, जो टी की क्रिटिकल वैल्यू है यूजली लार्जर होती है जेड की क्रिटिकल वैल्यू से, एज जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है उसमें। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखो जो टी की क्रिटिकल वैल्यू है एक्चुअली डिक्रीज करेगी जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज करेगा। अब ये है ड्यू टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन दी एस्टीमेट्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप।